नमस्कार, लखनऊ डिग्री कॉलेज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी व प्रकरण अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत व विसर्ग का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। छात्रों, हमारे देश में संस्कृत अध्ययन अध्यापन दो प्रकार के विद्यालयों में होता है। एक संस्कृत पाठशालाओं में प्रथमा प्रवेशिका से आचार्य तक, जहाँ संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में मातृभाषा के प्रारंभिक अध्ययन के बाद से ही प्रारंभ कर दी जाती है और इनमें संस्कृत का अध्ययन अध्यापन का माध्यम भी संस्कृत ही है। दूसरा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक विषय के रूप में या तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का अध्ययन किया जाता है, जहाँ संस्कृत अध्ययन अध्यापन का माध्यम मातृभाषा है। प्रायः सभी प्रांतों में कक्षा 6 से संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला की। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। वर्ण क्या होते हैं? उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवह। अब बात करते हैं ये स्वर क्या होते हैं। उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता न रखने वाले अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जा सकने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या संस्कृत में 13 है। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आए, ओ, आओ। इस प्रकार ये 13 हो जाते हैं। अन्य शब्दों में हम कहें तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री, बड़ी री, ए, आए, ओ, आओ। ये इस प्रकार 13 हो गए। इसमें हम ह्रस्व दीर्घ स्वरों को मिलाकर के 13, लेकिन मुख्यतः संस्कृत में 9 स्वर ही होते हैं। ठीक है, 9 स्वर होते हैं, 37 व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं और इस प्रकार इनका योग 46 कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 9 मुख्य होते हैं वो कौन कौन से स्वर होते हैं। तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री, ए, आए, ओ, आओ। ये मुख्यतः 9 स्वर कहलाते हैं और ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होते हैं। ये अच प्रत्याहार हमें 3rd सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर से हम इसको ढूंढ सकते हैं। इसीलिए इन स्वरों को अच भी कहा जाता है। स्वरों को अच भी कहा जाता है क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ आते हैं। अब आता है इनका हम विभाजन जब करते हैं तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी आता है। मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने आप में मूल ही रहते हैं और इनकी सहायता से अन्य स्वरों का निर्माण होता है। ये मूल स्वर जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, हिंदी की भांति। फिर आता है री और री। इस प्रकार ये 5 मूल स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर के होते हैं ए, आए, ओ, आओ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनका अन्य विभाजन करते हैं यदि हम इनके समय के आधार पर, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर आते हैं। ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है संस्कृत के अनुसार, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं जो मूल स्वर होते हैं वे ही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और री। इस प्रकार ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर, इन्हीं ह्रस्व स्वरों के 2 ह्रस्व स्वरों के संयोजन से एक दीर्घ स्वर बन जाता है। या हम ये अन्य भाषा में कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे छोटा आ मिला के बड़ा आ, छोटी ई मिला के बड़ी ई, छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ, छोटी री मिला के बड़ी री और ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक, फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ओम, इनका उच्चारण में जो है 3 मात्रा का समय लगता है या इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए प्लुत स्वर कहते हैं इनको। और इसका उदाहरण एक है ओम। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता के बिना
नहीं हो पाता वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इनमें जो हम उच्चारण करेंगे तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। आपको पहले के चैप्टर्स में हमने बताया है कि वर्ण अपने आप में अधूरे होते हैं, हलंत के साथ में होते हैं। जब हम उनके साथ में छोटे आ का संयोजन कर देते हैं तब वे वर्ण अक्षर के रूप में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार हम इनकी परिभाषा देते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों से जुड़े बिना व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से उठी वायु को मुख द्वार से बाहर निकालने में बाधा आती है। वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ, जिह्वा, दंत, होस्ट आदि से टकराती हुई बाहर निकलती है। इस बाधा को दूर करने के लिए व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। अब व्यंजनों को हम कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? व्यंजनों को हम मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। जब हम वर्ण वाला सिस्टमैटिक रूप में लिख लेते हैं तो हम देखते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ये बनता है। का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, चा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, टा वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं, ता के अंतर्गत 5 आते हैं और पा के अंतर्गत 5। इस तरह से हम करते हैं तो 25 वर्ण हमारे आ जाते हैं। का वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? क, ख, ग, घ, अंगा। ये जो अंगा यानी 5वां वर्ण है वो हमारा अनुनासिक के कहलाता है। फिर च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया, जो इया 5वां वर्ण है ये भी अनुनासिक के कहलाएगा। टा वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अणा 5वां वर्ण अणा अनुनासिक के। त वर्ग त, थ, द, ध, ना क्योंकि 5वां वर्ण है ये भी अनुनासिक के कहला रहा है। फिर प वर्ग प, फ, ब, भ, मा, जो मा है वो भी अनुनासिक है। अर्थात हर वर्ग के अंतर्गत आने वाला 5वां वर्ण हमारा अनुनासिक के कहलाता है। फिर इसके ठीक नीचे हम य, र, ल, व लिखते हैं जो कि हमारे अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। मूल रूप से स्वर ई, उ, री और री से क्रमशः परिवर्तित होकर ये य, व, र, ल व्यंजन अर्धस्वर होते हैं। जब हम इनको संधि में पढ़ते हैं तो इनको हम फिर बनाते हैं य, र, ल, व, ई, उ, र, ल से परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं अंतस्थ व्यंजनों को। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। और प्रत्येक वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये वर्ण अपने आप में अधूरे होते हैं। जब इनके आगे हम छोटा अ को जोड़ देते हैं तब वो पूरा एक अक्षर हमारा बनता है। फिर य, र, ल, व के नीचे हम लिखते हैं श, स, स, ह। ये हमारे ऊष्म कहलाते हैं क्योंकि इनको उच्चारित करते समय हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है और उच्चारण में फेफड़ों से उठी और मुख से निकली हुई वायु तेजी से रगड़ खाने से इसमें ऊष्मा निकलती है, जैसे श, स, ह। तो इसलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है, शेर वाला श, षटकोण वाला श, सड़क वाला श और हल वाला। फिर बात आती है हमारी संयुक्त व्यंजनों की। इसके नीचे फिर आता है संयुक्त व्यंजनों में छ, त्र, ज्ञ और श्र, मिश्रा वाला श्र भी आता है। छत्रज्ञ इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 भिन्न व्यंजनों के मध्य किसी स्वर के न आने तथा उनके एक दूसरे से जुड़ने पर वे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। जैसे 2 व्यंजनों का योग होता है इनमें। जैसे छ की बात करते हैं छत्री वाले तो क और षटकोण वाले श के संयोजन से छत्री वाला छ बनता है। ज और इया के संयोजन से ज्ञानी वाला ज्ञ बनता है। त और र के संयोजन से त्र बनता है। शेर वाले श और र से श्र बनता है। इस प्रकार इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आता है अयोग्य वह। अयोग्य वह कौन होते हैं? तो ये न तो स्वर है न व्यंजन, बिना किसी योग किए ही अर्थ ये वहन गहन करते हैं अपने आप में। ये इसमें 2 आते हैं, एक अनुस्वार आता है, एक और विसर्ग आता है। अनुस्वार जैसे अंगूर में अंग का प्रयोग, अंग जो होता है वो हमारा अनुस्वार होता है। अब ये जो पंचम वर्ण हमने बताया था, हर वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक होता है। इसी अनुनासिक को हम देखते हैं यदि अनुस्वार के बाद में तो इसी वर्ण इन्हीं वर्गों में से कोई वर्ण आ रहा होता है तो यही अनुनासिक के अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम होता है। तो अनुस्वार में अंग की बिंदी लगी होती है। अब बात करते हैं हम विसर्ग की। विसर्ग में 2 बिंदियां क्रमशः एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं और इनका प्रयोग तत्सम शब्दों के रूप में संस्कृत में किया जाता है और इनका उच्चारण ह की तरह ही होता है। जैसे पुनः ह निकला, प्रातः शनः, अतः। इस प्रकार हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत हमें अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, स्वर, व्यंजन उनका प्रयोग विधिवत रूप से सीखना चाहिए। और देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंदी और संस्कृत में थोड़ा बहुत अंतर है। जहाँ संस्कृत में 13 स्वर है तो वहाँ हिंदी में 11 है।
तो इस प्रकार बहुत कुछ सहायता हमें हिंदी से ही मिल जाती है। छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।